आज हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सबसे पहले ये सुपरपोजिशन इस वर्ड का मतलब क्या होता है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो रहा है तो वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है का मतलब ये सुपरपोजिशन है क्या। When two or more waves, दो वेव्स या उससे ज्यादा वेव्स किसी एक पॉइंट में से साइमल्टेनियसली पास होंगे। Two or more waves passing through a point simultaneously, एक ही टाइम पे एक पॉइंट में से many waves will pass through. That is called superposition. एंड सुपरपोजिशन होने से वेव्स का सुपरपोजिशन होने से क्या रिजल्ट मिलेगा ये हमको स्टडी करना है। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल है एंड दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जो हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं। हमको पता है कि जब भी वेव किसी पॉइंट में से पास होता है, सपोज देयर इज वन पॉइंट ऑफ अ मीडियम और उस पॉइंट में से वेव पास होता है, तो when wave passes through a point of a medium, वेव क्या करेगा, उस पॉइंट को डिस्प्लेस करेगा, है ना। वहां पे जो पार्टिकल होगा उसको डिस्प्लेस करेगा। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन द अपर डायरेक्शन, का मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी अबव द मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट कैन बी बिलो द मीन पोजीशन। तो वेव प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट। अगर एक वेव पास होगा तो उस पॉइंट का एक डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर उस पॉइंट में से दो वेव पास होंगे तो उस पॉइंट का दो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर उस पॉइंट में से 3 वेव्स पास होंगे तो डिस्प्लेसमेंट 3 टाइम्स होगा। एंड दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, मेनी वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने यहां पे इस डायग्राम में शो किया है। इस डायग्राम में देखो मीडियम के पार्टिकल्स, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, ऐसे सो मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस मीडियम। और इन पार्टिकल्स में से दो वेव पास होने वाले हैं। हमने एग्जांपल लिया है 2 वेव्स का। तो 2 वेव्स आर गोइंग टू पास थ्रू दिस पार्टिकल साइमल्टेनियसली, का मतलब एक ही टाइम पे दो वेव्स उन पॉइंट में से पास होने वाले हैं। Let us consider only 2 particles. For example, ये पार्टिकल हम लोग कंसिडर करेंगे और ये वाला पार्टिकल, only 2 particles. ऐसे तो मीडियम में तेरा so many particles, but for the time being we consider only 2 particles. तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल वेव आने से पहले मीन पोजीशन पे होंगे। This is their mean position. अभी सपोज ये फर्स्ट वेव इन पार्टिकल्स में से पास हो रहा है। This is first wave, दिस इज सेकेंड वेव और ये होगा उनका रिजल्टेंट। तो जब ये फर्स्ट वेव इन पार्टिकल्स में से पास होगा तो ये वेव क्या करेगा, इनको डिस्प्लेस करेगा। तो बिकॉज ऑफ फर्स्ट वेव ये पार्टिकल मीन पोजीशन से यहां तक डिस्प्लेस होगा। तो लेट y1 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट वेव। इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, का मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। बट अगर हम लोग इस पार्टिकल की बात करेंगे तो जब भी ये वेव इस पार्टिकल के साथ अराइव होगा तो ये पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निगेटिव y1 होगा बिकॉज इट इज बिलो द मीन पोजीशन। तो ये वेव जितने भी पार्टिकल्स में से पास होगा वो हर एक पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा। वेव प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट। तो यहां पे y1 है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फर्स्ट वेव। नाउ सपोज सेकंड वेव इज पासिंग थ्रू द पॉइंट साइमल्टेनियसली। अभी उन्हीं पॉइंट में से सेकंड वेव भी पास हो रहा है। तो ये जो सेकेंड वेव जब भी पार्टिकल में से पास होगा तो सेकेंड वेव अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। एवरी वेव हैज इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y2 होगा बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव।
जब सेकंड वेव इसमें से पास होगा, ये पार्टिकल y2 अमाउंट से डिस्प्लेस होगा, यहां से यहां तक। फिर इस पॉइंट में से जब वेव पास होगा, सेकंड वेव पास होगा, तो ये पार्टिकल y2 अमाउंट से डिस्प्लेस होगा, यहां से यहां तक। तो y2 is displacement of these points due to second wave. So here every wave is producing displacement at that point. हर एक वेव अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और these displacements are independent of each other. तो अगर ये दो वेव एक साथ इन पॉइंट में से पास होंगे, if these two waves are passing through this point simultaneously, तो फिर इस पॉइंट का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल का मतलब रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव्स। का मतलब इंडिविजुअल वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर एडिशन होगा और एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होगा। तो इफ y इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट्स ड्यू टू दिस टू वेव्स, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y होगा ये y1 प्लस y2 होगा। इसका मतलब ये दो वेव जब भी इस पॉइंट में से साइमल्टेनियसली पास होंगे तो ये पार्टिकल यहां से यहां तक डिस्प्लेस होगा। का मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये y1 प्लस y2 का एडिशन होगा। सिमिलरली ये दो वेव जब भी साइमल्टेनियसली इस पॉइंट में से पास होंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक होगा। का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 का वेक्टर सम होगा। y वेक्टर सम because displacement is a vector quantity and it applies to all the points of the medium. और ये जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स प्रिंसिपल है ये मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों टाइप के वेव्स के लिए एप्लीकेबल है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज एप्लीकेबल फॉर मैकेनिकल वेव एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव के दो टाइप है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स आल्सो। और ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। When two or more waves, ये प्रिंसिपल दो वेव्स के लिए या मोर देन टू वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो when two or more waves traveling through a medium passes through a common point, then each wave produces its own displacement at that point, and these displacements are independent of each other. So when two or more waves passing through a common point simultaneously, each wave produces its own displacement which are independent of each other, and the resultant displacement at that point is equal to the vector sum. Vector sum क्यों? Because displacement is vector quantity. तो इसमें डायरेक्शन भी कंसीडर करना है। तो vector sum of displacement due to all the waves. So this is called as principle of superposition of waves. Superposition का मतलब two or more waves passing through a point simultaneously. तो ये हमने स्टडी किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमने स्टडी किया है उसके इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस भी है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और ये इंटरफेरेंस फिनोमेना यूजुअली हम लोग लाइट वेव्स के लिए स्टडी करते हैं और ये बच्चों अपने स्टडी भी किया होगा इन द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और इस फिनोमेना में टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी moving with the same speed in the same direction in a medium. दो वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, they are traveling with the same speed and in the same direction in a medium, superpose on each other. तो अगर दो लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन का मतलब two light waves arriving at the point simultaneously. So they will produce a phenomenon called interference.
Second application of superposition of waves is stationary waves. और स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है. But formation of stationary waves is also an application of superposition of waves. And in the formation of stationary waves, two progressive waves of the same frequency moving with the same speed but in the opposite direction. Two identical progressive waves having same speed and same frequency but moving in the opposite direction सुपरपोज ऑन ईच अदर. दोनों का आपस में सुपरपोजिशन होगा एंड दे विल प्रोड्यूस अ वेव कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स. तो स्टेशनरी वेव इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. एंड द थर्ड इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इज द फिनोमेना कॉल्ड बीट्स. तो ये जो बीट्स का फॉर्मेशन है, बीट्स, ये भी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. और ये जो बीट्स का फिनोमेना है ये ऑब्जर्व होता है साउंड वेव्स में. जैसे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होता है लाइट वेव्स में, वैसे बीट्स का जो फिनोमेना है इट हैपेंस इन अ साउंड वेव एंड साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. बट ये जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है ये ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव दोनों के लिए एप्लीकेबल है. तो इसको भी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. Now, in the formation of beats, when two sound waves of the slightly different frequency, condition for formation of beats क्या होना चाहिए? Two sound waves but having slightly different frequency. उनका frequency थोड़ा different होना चाहिए. Moving with the same speed in the same direction in a medium, superpose on each other. तो interference of waves, stationary waves, formation of beats are all the important application of superposition of waves. इस चैप्टर में हमको स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन स्टडी करना है इन डिटेल और हमको बीट्स का भी फॉर्मेशन स्टडी करना है इन डिटेल. तो ये होंगे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. नेक्स्ट टॉपिक में हमको एक डेरिवेशन करना है. We are going to do one derivation now. और इसमें हमको डिराइव करना है एम्पलीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. तो डेरिवेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. तो चलो डेरिवेशन की शुरू करते हैं. सबसे पहले कंसीडर टू वेव्स, टू प्रोग्रेसिव वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम होगा, बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन. तो अगर फ्रीक्वेंसी एन सेम है तो उनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी सेम होगा. तो consider two progressive wave having same frequency but different amplitude. दो waves का frequency same है, amplitude different है. तो let their amplitudes be A1 and A2 and let phi be the phase difference between the two waves. दो waves के बीच का phase difference phi define करेंगे. Now let us begin with the equations of these two waves. तो displacement of each wave, displacement produced by each wave, displacement of a particle in a progressive wave का फॉर्मूला क्या होता है? तो in a progressive wave displacement का फॉर्मूला होता है y equals to a sin omega t minus kx. है ना, ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव का. बट हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0 का मतलब एट ओरिजिन. x इक्वल्स टू 0 का मतलब एट ओरिजिन. तो ओरिजिन पे अगर कोई पार्टिकल है तो वहां पे x 0 होगा. तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर x 0 है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? a1 sin ओमेगा t. तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन at x equals to 0 at origin.
तो फर्स्ट वेव का इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और सेकंड वेव का इक्वेशन होगा y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। यहां पे फाइव क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। दोनों का फेज देखो, पहले वेव का फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरे वेव का फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो डिफरेंस कितना हो गया? फाइव, वेयर फाइव इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। बट सिंस x इक्वल्स टू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो वी गेट a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हो गए इक्वेशंस ऑफ टू वेव्स। फर्स्ट वेव का इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और सेकंड वेव का इक्वेशन है y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहां पे फाइव क्या है? फेज डिफरेंस। तो these are the displacement of a point due to two waves. ये होंगे एक ही पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स। अभी हमको कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए वी अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव्स। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y कितना होगा? y1 प्लस y2, where y1 is displacement due to first wave and y2 is displacement due to second wave. Now let us substitute y1 and y2 के values. तो y1 is a1 sin omega t and y2 is a2 sin omega t plus 5. अभी इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस 5 का एक्सपेंशन करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन अप्लाई करके साइन ओमेगा टी प्लस 5 को एक्सपेंड करेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज, a2 ये a2 है, और इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन होगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। ये हो गया इस टर्म का एक्सपेंशन यूजिंग साइन ए प्लस बी। फिर इस ब्रैकेट को ओपन करो, a2 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में a1 साइन ओमेगा टी जो हमारा फर्स्ट टर्म था, ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5, a2 से मल्टीप्लाई किया। फिर हम लोग साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स में से साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे। तो टेकिंग साइन ओमेगा टी कॉमन, यहां बचा a1 और यहां बचा a2 cos 5। दिस इज टेकिंग साइन ओमेगा टी कॉमन, एंड द लास्ट टर्म मैंने ऐसे लिख दिया a2 cos ओमेगा टी साइन 5। फिर इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़े अजम्पशंस करेंगे। सो टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन वी विल एज्यूम समथिंग, and the assumption is let a1 plus a2 cos 5 be r cos theta। मतलब ये जो ब्रैकेट है उसको मैंने एज्यूम किया r cos theta, and let a2 sin 5 be equal to r sin theta। अब ये r क्या है और ये थीटा क्या है, ये अभी तक हमको पता नहीं है। तो व्हाट इज r एंड व्हाट इज थीटा वी आर नॉट नोइंग, ये हमने आर्बिट्ररीली डिफाइन कर दिया। बट जब इक्वेशन सिंप्लीफाई होके फाइनल इक्वेशन तैयार होगा, उसमें r और थीटा क्या है वो पता चलेगा। तो फिलहाल तो हम लोगों ने रैंडमली का मतलब इंट्यूशनली हमने इसको r और थीटा डिफाइन कर दिया बाय इंट्यूशन। तो फिर ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसकी जगह पे लिखेंगे r cos थीटा। तो वी गेट y इज इक्वल टू r cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस इसकी जगह पे क्या लिखा r sin थीटा। तो r sin थीटा इंटू cos ओमेगा टी, ये वैल्यूज मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। देन वी टेक r कॉमन। तो
तो इफ यू टेक r कॉमन, यहां बचेगा sin ओमेगा t इंटू cos थीटा और सेकंड टर्म में बचेगा cos ओमेगा t इंटू sin थीटा। अगेन दिस इज एक्सपेंशन ऑफ sin a प्लस b का मतलब ये जो ब्रैकेट है वो गया sin ओमेगा t प्लस थीटा का एक्सपेंशन। Hence the equation of resultant displacement becomes r sin omega t plus theta because this bracket is sin omega t plus theta। तो ये होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। और इस इक्वेशन को अगर आप इनके साथ कंपेयर करोगे विथ y1 एंड y2, तो कंपेयर दिस इक्वेशन विथ y1 एंड y2। जैसे यहां पे a1 है, यहां पे a2 है, वैसे यहां पे r है, और जैसे यहां पे फाई है तो यहां पे थीटा है, एंड जैसे यहां पे y1 y2 है तो यहां पे y है। व्हाट इज y? y स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये y क्या है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो ये r क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। कंपेयर करो तो सिंस y इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, r is called resultant amplitude and delta is called resultant phase difference। तो resultant amplitude और resultant displacement, resultant amplitude and resultant phase difference। अभी हमको ये resultant amplitude का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो resultant amplitude का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए का मतलब इस r को डिराइव करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर दो और फिर ऐड कर दो। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों का स्क्वायर करके उसको ऐड करो। तो पहले इन दो टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड करो। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैंने यहां पे लिखा। तो दिस इज स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फिर इन दो टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड करो। तो दिस इज a1 प्लस a2 cos phi द होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi। इसका भी स्क्वायर कर दिया। अभी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स r, बिकॉज इन दोनों में r स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन करो। तो इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन होगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi। ये इसका इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन हो गया, a प्लस b द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। एंड द लास्ट टर्म इज a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। फिर इन दो टर्म्स का एडिशन होगा a2 स्क्वायर, बिकॉज a2 स्क्वायर कॉमन आएगा एंड ब्रैकेट में cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi व्हिच इज 1। तो इन दो टर्म का एडिशन कितना होगा? a2 स्क्वायर। तो देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, इन दोनों का एडिशन अपना a2 स्क्वायर आया था, उसको मैंने यहां पे लिखा। बट ये फॉर्मूला r स्क्वायर का है, सो वी टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो टेकिंग द स्क्वायर रूट वी गेट r इक्वल्स टू, नाउ दिस होल टर्म विल कम अंडर रूट। तो it will be square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi। And what is phi? Phi होगा phase difference। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो जब दो वेव्स का किसी एक पॉइंट पे सुपरपोजिशन होगा तो उस पॉइंट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू, यहां पे R स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो R इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। Here a1 and a2 are the amplitude of the two waves and phi stands for phase difference between the two waves। So this is derivation of resultant amplitude of wave due to superposition of two waves। After deriving the formula of resultant amplitude, let us now study some special cases. Case number 1, if two waves are in same phase, जिन दो वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है दे आर इन द सेम फेज।
अगर दो वेव सेम फेज में होंगे तो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव होगा 0 बिकॉज वो सेम फेज में है. तो व्हेन टू वेव्स आर इन द सेम फेज डिफरेंस का सिंबल हमने फाई यूज किया था, तो फाई फेज डिफरेंस फाई बिकम्स 0. Such a type of interference या such a type of superposition is called constructive interference. So when two waves arrive at a point in same phase, that type of superposition is called constructive interference. तो अभी हमको इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिराइव करना है. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई. बट यहां पे फेज डिफरेंस फाई कितना है 0 डिग्री. तो व्हेन फाई 0 cos फाई बिकम्स 1 बिकॉज cos 0 1 होता है. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 0, but cos 0 is 1. तो दिस इज रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और ये किसका एक्सपेंशन है A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर. तो R इक्वल्स टू रूट ऑफ A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, और इसका रूट हो जाएगा A1 प्लस A2, और ये होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. तो व्हेन टू वेव्स आर इन द सेम फेज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, और इसके लिए मैंने इसको कॉल किया आर मैक्स. तो आर मैक्स का मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और उसका फॉर्मूला क्या होगा A1 प्लस A2. तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, रिजल्टेंट वेव हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, and that maximum amplitude Rmax का फॉर्मूला A1 प्लस A2. अगर दो वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हुआ, if both the waves are having same amplitude, तो in that case A1 और A2 each equals to A हो जाएगा, because दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है. तो in that case A plus A becomes 2A. A plus A becomes 2A. अभी हम लोग इसी कंडीशन को डायग्राम में स्टडी करेंगे. तो देखो दिस इज फर्स्ट वेव, ये हो गया वेव नंबर 1, उसका एम्पलीट्यूड A1 है. दिस इज वेव नंबर 2, उसका एम्पलीट्यूड A2 है. तो वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 का यहां पे सुपरपोजिशन हो रहा है. तो दिस इज वेव 1, दिस इज वेव 2. वेव 1 का एम्पलीट्यूड A1 है, वेव 2 का एम्पलीट्यूड A2 है, दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है. तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग सुपरपोजिशन कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर सुपरपोजिशन ऑफ दिस टू वेव एट दिस टू पॉइंट्स. तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ A1, इसी पॉइंट पे सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ A2. तो ड्यू टू फर्स्ट वेव इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट A1 हुआ, ड्यू टू सेकंड वेव इसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट A2 हुआ. बट अगर दोनों वेव एक साथ सुपर इंपोज होंगे तो इसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट A1 प्लस A2 होगा, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा. तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये होगा इस पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो ड्यू टू फर्स्ट वेव इसका डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस A1, ऐसे माइनस A1 होगा. इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सेकंड वेव कितना होगा माइनस A2 होगा. एंड अगर दोनों वेव साइमल्टेनियसली सुपर इंपोज होंगे तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट माइनस A1 प्लस A2 होगा, ये होगा उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पे देखो दो वेव सेम फेज में है. यहां पे इस डायग्राम में बोथ द वेव्स आर इन सेम फेज. सेम फेज का मतलब क्रेस्ट ऑफ वन विल कोइंसाइड विद क्रेस्ट ऑफ सेकंड वेव. दोनों वेव के क्रेस्ट ओवरलैप होंगे, दोनों वेव के ट्रफ भी ओवरलैप करेंगे. अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होंगे तो कंप्रेशन ऑफ वन वेव विल ओवरलैप या विल कोइंसाइड, विल फॉल ऑन कंप्रेशन ऑफ सेकंड वेव. या रेयरफैक्शन एंड रेयरफैक्शन भी ओवरलैप करेंगे. तो when two waves are in same phase, crest of one wave will overlap on crest of second wave.
दोनों के क्रेस्ट ओवरलैप करेंगे, दोनों के ट्रफ ओवरलैप करेंगे। इन द केस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव दोनों के कंप्रेशंस या रेयरफैक्शंस ओवरलैप करेंगे या कोइंसाइड करेंगे। तो ये होगा रिजल्टेंट वेव का शेप। नाउ एक और प्रॉपर्टी, वेव का जो इंटेंसिटी होता है किसी भी वेव का, फिर वो लाइट वेव हो या साउंड वेव हो, तो इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है, वेव का इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लाइट वेव की बात करेंगे तो लाइट वेव का इंटेंसिटी उसके ब्राइटनेस के फॉर्म में मेजर होगा कि लाइट कितना ब्राइट है। मोर इंटेंसिटी मोर ब्राइटनेस, लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेस ब्राइटनेस। एंड साउंड वेव का जो इंटेंसिटी है वो उसके लाउडनेस के फॉर्म में मेजर होगा। मोर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मोर लाउड साउंड, लेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेस लाउड साउंड। तो किसी भी वेव का इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब व्हेन टू वेव्स आर इन सेम फेज, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो फिर इंटेंसिटी ऑफ वेव भी मैक्सिमम होगा, बिकॉज इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को कॉल करेंगे आई मैक्स। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मैक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स प्रोपोर्शनल टू आर मैक्स स्क्वायर। आर मैक्स क्या है? मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और आर मैक्स का फॉर्मूला A1 प्लस A2। तो आर मैक्स स्क्वायर कितना होगा? A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन टू वेव्स आर इन सेम फेज, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर होगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको याद रखना है। मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, बिकॉज इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। तो दिस इज केस नंबर 1 व्हेन टू वेव्स आर इन सेम फेज। इन केस if the two waves are in opposite phase, जिन दो वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है, दे आर इन अपोजिट फेज। अपोजिट फेज को बोलेंगे आउट ऑफ फेज ऑल्सो। तो व्हेन टू वेव्स आर इन अपोजिट फेज और आउट ऑफ फेज, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री। एंड 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। तो केस 2 में टू वेव्स आर इन अपोजिट फेज और आउट ऑफ फेज, तो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स पाई रेडियन। अपोजिट फेज में देखो वेव्स कुछ इस तरह होंगे, का मतलब एक पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे मीडियम का। तो फर्स्ट वेव, ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है। तो मीडियम का अगर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट वेव का अगर क्रेस्ट आ रहा है उस पॉइंट पे, तो उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली सेकेंड वेव का ट्रफ राइज होगा। तो क्रेस्ट ऑफ वन ओवरलैप विद ट्रफ ऑफ द अदर, दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ फेज या अपोजिट फेज। इन द केस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, कंप्रेशन ऑफ वन वेव ओवरलैप विद रेयरफैक्शन ऑफ अनदर वेव, दैट इज आउट ऑफ फेज। और इन फेज में क्या होता है? क्रेस्ट विल ओवरलैप विद क्रेस्ट, ट्रफ विल ओवरलैप विद ट्रफ, compression will overlap with compression, rarefaction will overlap with rarefaction. Out of phase में उल्टा हो जाएगा। Crest will overlap with trough, compression will overlap with rarefaction. Okay? तो resultant amplitude का फॉर्मूला क्या था? R equals to square root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. बट यहाँ पे फेज डिफरेंस phi कितना है? पाई। तो अगर phi का वैल्यू 180 या पाई रेडियन होगा तो cos 180 या cos pi होता है -1। तो therefore resultant amplitude becomes root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos pi। phi को लिखा पाई। एंड व्हाट इज cos pi का वैल्यू? -1। तो ये हो जाएगा -2A1 A2, बिकॉज ये वैल्यू है -1। तो we get root of A1 square plus A2 square minus of 2A1 A2। और ये किसका एक्सपेंशन है? ये है एक्सपेंशन ऑफ A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। तो R becomes root of A1 minus A2 the whole square. This is expansion of A1 minus A2 the whole square.
एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू A1 माइनस A2 और ये होगा एम्पलीट्यूड का मिनिमम वैल्यू. दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो इसको कॉल के आर मिनिमम. तो आर मिनिमम कितना होगा A1 माइनस A2, बट इसको लिखेंगे मॉड के अंदर. तो दिस इज मॉड्यूलस A1 माइनस A2. इसको मॉड के अंदर क्यों लिखा है? A1 माइनस A2 एप्लीकेबल होगा व्हेन A1 इज ग्रेटर देन A2. बट अगर A2 ग्रेटर देन A1 होगा तो हम लोग क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड कैन बी A1 माइनस A2 और इट कैन बी A2 माइनस A1 आल्सो. दैट्स व्हाई इसमें लिखा मॉड्यूलस. तो मॉड में क्या होगा? अगर A2 A1 से ग्रेटर भी होगा तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, मॉड्यूलस. तो आर मिनिमम कितना होगा? A1 माइनस A2. इफ बोथ द वेव्स आर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड का मतलब इफ A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A होगा तो A1 माइनस A2 विल बी A माइनस A बिकॉज दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा. तो आर मिनिमम 0 होगा. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होगा if both the waves are having same amplitude and they are out of phase. Intensity proportional to amplitude square. तो इस केस में अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो इंटेंसिटी भी मिनिमम होगा. तो मिनिमम इंटेंसिटी I मिनिमम प्रोपोर्शनल टू R मिनिमम स्क्वायर, बट R मिनिमम इज A1 माइनस A2, तो होगा A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर. तो I मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 स्क्वायर था और I मिनिमम दैट इज मिनिमम इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर हो गया. तो देखो वेव को वेव फॉर्म के फॉर्म में देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म. तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आर आउट ऑफ फेज बिकॉज इस पॉइंट पे फर्स्ट वेव का क्रेस्ट आ रहा है और इसी पॉइंट पे सेकंड वेव का ट्रफ आ रहा है. फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड A2 है. तो ये जो रिजल्टेंट वेव होगा, थर्ड वेव इज रिजल्टेंट वेव. ये जो थर्ड वेव है ना, ये रिजल्टेंट वेव है. तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा A1 माइनस A2 का मतलब इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ये A1 माइनस A2 होगा. सो दिस इज A1 माइनस A2. और ये जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड माइनस A1 है ड्यू टू फर्स्ट वेव, इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस A2 है बिकॉज ऑफ सेकंड वेव. तो इसका कितना होगा एम्पलीट्यूड? इट विल बी A2 माइनस A1. तो दिस इज वेव नंबर 1, दिस इज वेव नंबर 2. बोथ द वेव्स आर इन आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज में क्या होगा? फर्स्ट वेव का क्रेस्ट सेकंड वेव के ट्रफ के साथ ओवरलैप करेगा. तो ये होगा उसका रिजल्टेंट वेव एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज A1 माइनस A2. तो ये हो गया सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विच आर इन अपोजिट फेज या विच आर इन आउट ऑफ फेज.